हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर। सो नीट फाइटर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर की यार, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले की। ठीक है, सो एमईसी, मैग्नेटिज्म, इन सब के टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की यार डिस्कशन करेंगे आज। बिकॉज ऑफ इसको मैंने इसलिए कंसिडर किया यार, क्योंकि लास्ट ईयर इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 क्वेश्चंस, ओके। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए थे वो उनको आप इजी नहीं कह सकते, इजी से थोड़े अच्छे लेवल के वो क्वेश्चंस थे। कुछ इजी थे बट कुछ बहुत बेहतरीन थे, तो उनकी भी डिस्कशन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो इस चैप्टर से लास्ट ईयर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन उससे पहले एक या दो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। ओके गाइस, सो फाइनली बात कर लेते हैं आपके आज के सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, और जल्दी से उड़ा डालते हैं उसको, उसका कंसेप्ट भी सीख लेते हैं, और नेक्स्ट फर्दर उस पे क्वेश्चंस आएंगे तो किस तरीके से हैंडल करके आओगे। लेट्स सी। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन। जल्दी से आप पढ़ लो, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बोला पढ़ने के बाद बढ़िया से उसको समझना है, और उसका डेटा जो उसमें गिवन इन्फॉर्मेशन होती है उसको लिख लेना होता है। देन देखते हैं पूछा क्या गया है, वो इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। देखो भाई, क्लियर सी उसमें सिचुएशन बताई गई है। ये प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ये मैग्नेटिक फील्ड है ना आपके पास। बस थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं आपको, सबने थ्योरी पढ़ रखी है भाई, कंसेप्ट पढ़ रखे होंगे। इसमें इस तरीके से एंट्री ले रहे हैं परपेंडिकुलरली, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। जब परपेंडिकुलरली एंट्री लेते हैं तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएंगे, आपको पता है सर्कुलर पाथ पे वो घूमना स्टार्ट कर देते हैं। और रेडियस क्या होती है, यही इंपॉर्टेंट है। रेडियस होती है जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, ओके, परपेंडिकुलरली, तो उसकी जो रेडियस होती है, आप सबने पढ़ा था, वो होती थी दोस्तों mv/qb। ओ यस, और उन दोनों पार्टिकल की रेडियस अलग अलग होगी, क्योंकि इसका चार्ज अलग होता है, मास अलग होता है, अल्फा का चार्ज अलग होता है, मास अलग होता है, ऑब्वियसली यार, इसलिए उनकी रेडियस का रेशियो ना दे रखा है। तो पूछा क्या गया है सर, आपसे पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन टू दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये पूछा गया। बस क्वेश्चन समझ में आ गया, छोटे से एक फॉर्मूले से हो जाएगा, है ना। बस अब क्या करेंगे सर, देखो काइनेटिक एनर्जी पूछा है सर, काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ है ही नहीं है। देखो mv होता है लीनियर मोमेंटम, इसको लिख सकते हो p/qb। और लीनियर मोमेंटम याद करो, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्या होता था, k होता था p²/2m। तो यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये 2m इधर आएगा, रूट आ जाएगा इसमें, तो हम लिखेंगे √2mk/qb। अब ध्यान से देख लो बॉस, इस क्वेश्चन में क्या क्या चेंज होगा, मास भी चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी तो पूछी है, चार्ज भी अलग होगा क्योंकि पार्टिकल अलग है, 2 कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, बाकी सब पे रेडियस डिपेंड करेगी। यानी सब पे रेडियस डिपेंड करेगी, किस पे सर, मास पे, काइनेटिक एनर्जी और इस पे, इन 3 चीजों पे डिपेंड करेगी। तो पहले आप इनको रेशियो बना लो, है ना। सबसे पहले लिखेंगे p के लिए, डिवाइड में लिखेंगे फिर अल्फा के लिए। तो कैसे लिखेंगे, देखो रूट में तो दोनों का जाएगा, केवल ये जो b है ना, ये तो कांस्टेंट है, इसको नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है, b रूट से बाहर है, ठीक है। तो अंदर क्या आएगा सर, अंदर आएगा जो ऊपर है प्रोटॉन, उसका मास, फिर डिवाइड में अल्फा का मास, ठीक है, इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, और डिवाइड में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इनटू, चूंकि ये जो Q है ये आउट ऑफ द रूट है और ये डिनोमिनेटर में है, जो नीचे होगा उसका ऊपर चला जाएगा, यानी Q ऑफ अल्फा पार्टिकल ऊपर जाएगा डिवाइड करने पे, और प्रोटॉन का Q नीचे रहेगा। समझ जाएंगे आप, करके देखेंगे तो यही आएगा। तो यू जस्ट यूज दिस फॉर्मूला एंड यू जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज, यू कैन सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो इस कंसेप्ट पे आएंगे, रेडियस से रिलेशन में आएंगे। समझना आप बात को, ठीक है। तो सर क्या करेंगे आप, देखो भाई, आपसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, अल्फा पार्टिकल और जो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी है उसका रेशियो पूछा है। तो क्या करेंगे सर, सब कुछ तो पता है यार, बढ़िया तरीके से। क्या, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी सर, 2:1, यानी 2/1, ठीक है। अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ, है ना, क्या है सर, मास ऑफ प्रोटॉन, मान लो m है, क्योंकि रेशियो की बात कर रहे हैं हम, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, बोलो यार अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, प्रोटॉन से 4 टाइम्स होता है ना, तो 4m लिख देंगे, ले भाई उड़ा डालोगे, इनटू सर kp/k अल्फा तो निकालना है, बिल्कुल यही कह रहा हूं मैं। और देखो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन का डबल होता है बॉस। अगर प्रोटॉन पे चार्ज q है तो अल्फा पार्टिकल पे 2q होगा, ये उड़ा डाल, ये 2 रूट से बाहर है, रूट केवल इतना है, तो 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा m से m कैंसिल, और आप देख सकते हो यहाँ पे रूट से बाहर 4, जब रूट से बाहर आएगा तो 1/2 आएगा, अंडर रूट में बचा केवल kp/k अल्फा, ये 2 इधर लेके जाओ, तो 2 = हो गया अंडर रूट kp/k अल्फा, एंड उड़ा डालो, मेरा इंतजार काय को कर रहे हो बॉस, तो स्क्वायर कर दो, तो 4 = आएगा kp/k अल्फा। बॉस टेंशन देने का नहीं, टेंशन लेने का, दिस इज हाउ, दिस इज द रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो, द फाइनल आंसर, इजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान बस क्या रखना है,
चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है 90 डिग्री। अगर किसी अदर एंगल पे एंटर करता ना तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेते हो जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता। समझ जाना आप। मतलब सर अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा होता है अल्फा थीटा या कुछ भी, और इस तरीके से एंगल एंटर करता ना कि 90 डिग्री पे, तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है ना एम वी जो है आपके पास, इसका साइन कंपोनेंट लेंगे ये वाला, ठीक है। तो v साइन अल्फा लेंगे और नीचे क्यू भी एज इट इज रहेगा, तब ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और कुछ क्वेश्चंस इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पूछे गए हैं। दैट्स व्हाई फॉर्मूले आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ याद होना चाहिए। अच्छा, इसका कंसेप्ट क्या आता है, इसमें मेन पॉइंट क्या आता है? सर फॉर्मूला सबको याद होगा, बिल्कुल भाई। इनमें रिलेशन क्या होता है? प्रोटॉन का मास, अल्फा पार्टिकल का मास, चार्ज एंड ये सबको पता होना चाहिए यार। ये तो तुम्हें तो पता ही होगा ना यार, ऑब्वियसली, है ना। ये केमिस्ट्री में एंड मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में हम बहुत पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में भी यूज होगा, यहाँ पे भी यूज हो रहा है। केमिस्ट्री में तो तुम भयंकर तरीके से पढ़ते हो, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, बात करने वाले हैं आपके एग्जाम में जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लगातार आपके एग्जाम में मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ आपके एग्जाम के क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर के क्यों यहाँ पे कंसिडर किया है, जिससे आपको कंसेप्ट भी सिखा सकूं और आपको ये बता सकूं विदाउट लॉट ऑफ प्रैक्टिस आप इसको कम टाइम में अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे। बेहतरीन दो प्रॉब्लम ये आपके नीट ने लास्ट ईयर दी थी, ये तो आप मान के चलो, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि वाह मजा आ गया। बेसिक कंसेप्ट है लेकिन यार कैलकुलेशंस बहुत अच्छी करनी पड़ रही हैं, सो उसकी वजह से आपके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये बन जाते हैं। तो मैं डिस्कस जरूर करूंगा इनको, आपको पता तो चले कि आपके एग्जाम में कितने टफ लेवल तक, मतलब कैलकुलेशन पर्पस से कितने टफ लेवल तक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ओके, सो क्वेश्चन को आप देख लो ध्यान से, पहले रीड करो, उसकी शक्ल देख लो, कि शक्ल देख के तुम्हें थोड़ी सी हवा उड़ जाएगी कि वो तेरी ये चैप्टर क्या है भाई, इतना लंबी सा टिपिकल सा क्यों बना दिया इसने। अब पढ़ लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है कि जो यहाँ पे एक प्रोडक्ट दे रखा है, फोर्स दे रखा है, और आप सबको पता है फोर्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे Q इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। और आपको पता है ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर ये फोर्स एक्ट करता है। Q उसका चार्ज है, V क्रॉस बी, ठीक है, V क्रॉस बी। अच्छा सर ठीक है। अब उसने बोला है कि मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि ये जो B का एक्सप्रेशन है वो दे रखा है आपको इतना, ये दे रखा है क्वेश्चन में, क्लियर, आप देख लो, ठीक है। और फोर्स इक्वल टू है Q, है ना, Q इसके साथ मल्टीप्लाई में, और क्रॉस इसका, ये B का एक्सप्रेशन है, ये कंप्लीट कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला B, ये इसका एक्सप्रेशन है, ये B का। आप ध्यान से देखो, पहले तो क्वेश्चन को समझना ही पड़ेगा, बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है ये, वहां पे एग्जाम में कैलकुलेशन पर्पज से, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में पता है क्या बोला है, उसने बोला है कि V वेक्टर की वैल्यू दे दी है कितनी सर, ये रही। अगर उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी देखी जाए तो ये दे दी, ठीक है। चार्ज की वैल्यू भी दे दी 1, ठीक है, चार्ज की वैल्यू क्लियर दे रखी है उसने 1, और वेलोसिटी वेक्टर भी दे रखा है, वेलोसिटी भी दे दी उसकी। अब वो बोल रहा है कि ये जो है ये B की वैल्यू है, ये तो एज इट इज रहेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। उसने बोला कि अगर उस पर एक्ट करने वाला फोर्स भी गिवन है, ये रहा फोर्स भी दे दिया, देख लो फोर्स मैंने यहाँ लिख दिया, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, जो दे रखा है मैंने सब लिख दिया, ठीक है। मैंने वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर दी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यानी आपने यहाँ बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, कंप्लीट एक्सप्रेशन, मतलब ये आपको नहीं पता यहाँ बी क्या है, बी क्या है, बी नॉट क्या है। सो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी नॉट के कैप, कंप्लीट एक्सप्रेशन निकालना है बी का। अब वैसे तो क्वेश्चन को देख के क्लियर पता चल रहा है कि इसका अप्रोच क्या है, करेंगे कैसे, बट यार करने में टाइम तो लगेगा ना बॉस, ठीक है, वही तो समझना है यहाँ पे। तो यार आपको अगर कंप्लीट एक्सप्रेशन चाहिए ना मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे भाई वेलोसिटी का कंप्लीट एक्सप्रेशन है 2i कैप 4j कैप 6k कैप, वैसे ही फोर्स का, वैसे ही हमें फील्ड का चाहिए। हमें ये नहीं पता यार बी क्या है, ये वाला बी की वैल्यू क्या है और ये बी नॉट की वैल्यू क्या है, ये वाला ये तो सेम ही है, बी नॉट की वैल्यू क्या है। जब वो पता चल जाएगी तो आप पुटअप करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा यार, सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सर अब करेंगे क्या, मुद्दे की बात क्या, देखो भाई ये जो इक्वेशन है आपने लिख ली, एज इट इज रखो इसको, ठीक है, एज इट इज रखो, थोड़ा पेशेंस रखना बॉस, बेहतरीन मजा आएगा अगर क्वेश्चन टिपिकल वाला समझ गए इजी वे में। ये 1 से मल्टीप्लाई है क्योंकि चार्ज की वैल्यू 1 है, तो 1 को लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। तो अब बचा ये वेक्टर क्रॉस ये वेक्टर, मतलब दिस इज ए क्रॉस प्रोडक्ट, ये है एक क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट को या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो अगर कर सकते हो, आपको पता है आई क्रॉस आई को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, आई क्रॉस जे को करना पड़ेगा, या तो ऐसे डायरेक्ट कर लो अगर तुम्हें लगता है, या डिटरमिनेंट मेथड कर लो, इस प्रोडक्ट को निकाल लो, यहाँ पे जो आंसर उसका आएगा पुटअप कर देना, कंपेयर करके आंसर निकाला जा सकता है। करेंगे क्या, देखो
सबसे पहले मेरे को चाहिए इसकी और इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू, ठीक है, इसकी और इसकी वैल्यू वो मैं यहां से निकालूंगा, आई कैप जे कैप के कैप। तो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका आई कैप कितना है 2, जे कितना है 4, फिर ये कितना है 6, जो पहले लिखा होता है ना उसी की वैल्यूज लेते हैं ना। फिर इसकी कितनी है बी, फिर दिस इज बी नॉट। तो मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यहां से डिटरमिनेंट मेथड से निकाल लूंगा। आप सबको पता होगा ऐसे ही करते थे, ऐसे ही निकालते। तो क्या आएगा सर, देखो आई के अक्रॉस एक्सपेंड करो, सबको पता है जब आई के अक्रॉस एक्सपेंड करेंगे तो इसको छोड़ के इनको मल्टीप्लाई करेंगे जो लेटर्स है, ठीक है, पता होगा। तो देखो यार कैसे करते हैं, ये ना राइट हैंड होता है, राइट हैंड वाले नंबर्स पहले इनको फिर माइनस करके इनको, ठीक है। तो बी नॉट इंटू 4 बी नॉट आएगा, बी इंटू 6 -6 बी आएगा, हो गया इनका मल्टीप्लीकेशन। ऐसे ही करते थे, आपको पता है। तो इसका कोफिशिएंट प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये भी पता होगा आपको, माइनस जे कैप। अब जे कैप आउट करेंगे, अच्छा सर ठीक है। तो जे के नीचे वाले नंबर को छोड़ दिया जाएगा। अब बचे कौन से सर, ये और ये। तो पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका इसके साथ। तो 2b नॉट माइनस बी वाला 6 के साथ आएगा, ठीक है, 6b। अब दोस्तों बच गया के, अब बच गया के, ठीक है। के में क्या करेंगे, ये वाले नंबर को छोड़ दो, इसके नीचे वाले। अब ये है बी आपका, ये वाला बी इसके साथ जाएगा और ये वाला इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो b इंटू 2 यानी 2b और माइनस 4b। चेक करो बॉस, बस हो गया। अगर आपको मल्टीप्लाई करने आता तो हो गया, है ना। वो समझ रहा है, वो सब कुछ चाहता है आपसे कि आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके आओ अपने, तब न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है। अब यार क्या करेगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये तो एज इट इज रहेगा सर, 4b नॉट माइनस 6b, क्योंकि ये b नॉट है, b ये कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो ये भी एज इट इज रहेगा सर, जे कैप 2b नॉट माइनस 6b, ठीक है, ये सेम है। तो यहाँ -2b बचेगा, -2b इंटू के कैप। इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ गया, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ गया। अब क्या करेंगे, अभी बहुत धुरंधर काम है इसमें। अब क्या करेंगे सर, देखो इसको एज इट इज यही रखना है, 4i कैप -20 जे कैप प्लस 12 के कैप। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया, इन दोनों का ये आया, उसको यहाँ लिख लो, ठीक है, उसको यहाँ पे लिख लो, आई कैप 4b नॉट -6b, ठीक है, चेक करेंगे आराम से, ठीक है, और -j2b नॉट -6b और -2b के कैप। मतलब ये पूरी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। अब पता क्या करना है, चूंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अच्छा सर ठीक है, इक्वल है, फिर बिकॉज ऑफ यहाँ पे b हमें नहीं पता, b नॉट हमें नहीं पता, ये अननोन है, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। वो कैसे निकालेंगे, कंपेयर करके। देखो इधर i का कोफिशिएंट है 4, इधर i का कोफिशिएंट है ये, तो ये i के इक्वल होगा, यानी कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो। तो यहां से क्या मिला, 4b नॉट -6b इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन मान लो उसको, ठीक है। फिर j के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, देखो j का कोफिशिएंट यहाँ पे ये रहा सर, ये रहा। अच्छा इसको कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं, आप k के कोफिशिएंट को कंपेयर करो। k का कोफिशिएंट है -2b और यहाँ पे है 12, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -2b इज इक्वल टू 12। तो b आ गया डायरेक्ट, देखो इससे कैंसिल होके b आ जाएगा -6, और इस b की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। तो भाई यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा, 4b नॉट -6 इंटू b आया -6, और आप चेक कर सकते हो -6 इक्वल टू इधर है 4, तो 4b नॉट, ये माइनस माइनस प्लस 36 परे जाएगा, तो 4 - 36, 4b नॉट इक्वल टू आया -32। तेल निकाल दिया ना कैलकुलेशन में, 4 कैंसिल, तो b नॉट आ गया बॉस -8। b नॉट भी आ गया, b आ गया, j को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें b चाहिए था और b नॉट चाहिए था। भाई जब ये आ जाए, ये b आया, ये b नॉट आया, दोनों वैल्यू पटक दो यहाँ पे, तो ये आएगा b कितना है बॉस -6, आई कैप ये भी -6, जे कैप b नॉट आया 8 -8 ए कैप। दिस इज योर फाइनल कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो यहाँ मिसिंग था। एंड दिस इज हाउ, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम गाइज। एंड क्यों है ये, मतलब आप चेक करोगे, वापस वीडियो को देखोगे, बार बार देखोगे, कंसेप्ट देखो, कितनी बेहतरीन
तरीके से उसने सारी मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज करा ली, कंसेप्ट यूज करा लिया आपसे, आप ही के एग्जाम वाले ने, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के भी आएंगे जो टाइम टेकन प्रोसेस होंगे और जो आपसे टाइम भी लेंगे, लेकिन उनके थ्रू कंसेप्ट भी तो सीख रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी तो आ रहा है, समझ गए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और था बेहतरीन आप ही के एग्जाम में लास्ट ईयर का, उसको भी चेक करते हैं। तो देखा आपने कितना बेहतरीन क्वेश्चन यार इस चैप्टर से पूछा गया था। एक और है अभी तो एक और है भाई, थोड़े सांस और दिल की धड़कन थोड़ी पकड़ के बैठो बॉस, ठीक है। अभी मजा आने वाला है, आपको देखने वाले हो कि किस बढ़िया तरीके से उसने दिमाग लगाया क्वेश्चन को डिजाइन करने में। इजी है लेकिन तुरंत उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप किस तरीके से वहां पे अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हो, क्वेश्चन को तुरंत पहचानना और तुरंत सॉल्व करके आना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी पढ़ लो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, इसमें कोई शक नहीं है, बढ़िया कंसेप्ट है ये, बहुत ज्यादा यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बट इसमें ट्रिकी वाला पॉइंट क्या है, मतलब जो तुम्हें फंसाएगा वहां पे इंस्टेंट, अगर आपके दिमाग ने काम नहीं किया, ये सब सीख के जाओ ना, टिपिकल चीजों पे मेहनत कर लोगे तो डर खत्म हो जाएगा ना। इजी वाली तो फटाफट आपको आती भी है और होने भी लगेगी। तो कॉन्फिडेंस बनाने के लिए इस तरीके के कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे तो मजा नहीं आएगा। कंप्लीट देखना, क्वेश्चन समझ में ना आए फिर से देखना, बार बार देखना। इट्स ऑल अबाउट योर कैरियर गाइस। लड़ाई लड़ेंगे दुश्मन से, टेंशन नहीं है वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। अब उसने पता है क्या बोला है, उसने बोला कि एक वायर है सर, ठीक है भाई, ठीक है, यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A, ठीक है, वायर है AB, उसकी लेंथ दे रखी है ये। अब वो पता है क्या बोला, इसने बोला इसको बेंट करके दो तरीके की शेप बनाई गई, यहाँ पे इसको बेंट किया गया, मोड़ा तोड़ा गया, दो तरीके की शेप बनाई गई। क्या सर, एक बार इसको बेंट करके बनाया इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी ईच साइड होगी A, समझना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर दूसरी बार दूसरी शेप बनाई, उसने बनाया एक स्क्वायर बना लेते हैं और उस स्क्वायर की जो साइड है वो भी A ही है। एक बार है इक्विलेटरल ट्रायंगल में बोल रहा हूं, उसको सुनना, एक बार है स्क्वायर बनाया, ठीक है, उसकी साइड भी A है, लेकिन A साइड का बनाया है मोड़ के उसको, है ना। तो पता है क्या बोल रहा है कि बताओ इस ट्रायंगल का, है ना, इस ट्रायंगल का यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके, अगर इसमें कोई करंट फ्लो कर रही है ना, इसमें कोई करंट फ्लो कर रही है, देखो यार क्वेश्चन में क्लियर बोला होगा कि करंट फ्लो कर रही होगी, हाँ कैरिंग करंट है, मतलब वो जो वायर है जिसका रेजिस्टेंस आ रहा है उसमें करंट जा रही थी, तो करंट इसमें भी जाएगी। लेट्स सी ऐसे जा रही है करंट, आपकी मर्जी, आप कैसे भी डायरेक्शन अज्यूम कर लो, अगर नहीं दी है इसमें भी जा रही है करंट, ठीक है, क्योंकि इसमें करंट थी ना, तो करंट इसमें ऐसे ऐसे घूम रही होगी। तो अगर इनमें करंट घूम रही है ना, तो बताओ इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। इसका मान लो M1, इसका मान लो M2। देखो भाई कॉन्सेप्ट तो इजी है लेकिन फंसेंगे कहां पे, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल इजी है लेकिन फंसोगे कहां पे, चेक करते हैं। जब आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता था करंट कैरिंग लूप की वजह से, उसमें फ्लो करने वाली करंट और उस लूप का एरिया लेते थे, ठीक है, ये होता था ना। अगर उसमें एक टर्न हो, अगर नंबर ऑफ टर्न्स केवल एक हो तो ये रहा, अगर बहुत सारे टर्न्स हैं उसमें तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं, NIA, आपको तुरंत आ गया होगा कि हाँ सर ये तो पढ़ा है हमने तुरंत, है ना। सिमिलरली इसका ट्रायंगल है तो इसका एरिया A1 मान लो, ठीक है ना, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स सपोज करो, हमें पता नहीं है कितने हैं, है कि नहीं है, करंट तो दोनों में सेम ही है, तो यहाँ इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N2 मान लो, करंट I मान लो, एरिया I2। फॉर्मूला एकदम क्लियर है, जब भी मैग्नेटिक मोमेंट पूछे ना किसी भी करंट कैरिंग लूप का तो I इंटू A करना है, और नंबर ऑफ टर्न्स है तो N से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट, कम ऑन, है ना। अब क्या करेंगे सर, देखो चूंकि यहाँ पे जो मुद्दे की बात है ना, ये तो चलो ठीक है, वो है नंबर ऑफ टर्न्स इसमें है कि नहीं है, और एरिया कैसे निकालें। सबसे पहली बात देख भाई, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, समझना, बस खत्म कहानी। ये फॉर्मूला याद रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, डायरेक्ट यहां से आ जाएगा, यानी √3/4 साइड क्या है उसकी A, उसने बोला इस साइड A है तो एरिया तो इसका आ गया। चलो भाई अब इसका एरिया, स्क्वायर का एरिया आपको सपनों में आता है बॉस, सपनों में इसकी साइड का स्क्वायर, यानी इसकी साइड का स्क्वायर, सो स्क्वायर यानी A स्क्वायर, ये भी आ गया, यानी ये भी आ गया, तो सर आंसर भी आ गया। भाई नंबर ऑफ टर्न्स तो देख लो, आपने एक पॉइंट पे यहाँ गौर ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया। क्या सर, जो वायर बेंट किया गया उसकी लेंथ 12A है, लेकिन जब ट्रायंगल बनाया गया वो साइड A था, तो ध्यान से समझो 12A इस ट्रायंगल में कैसे समा गई होगी। देखो ये लेंथ A, ये A, ये तो 3A ही बनी अभी, ये तो 12A है। मतलब मेन पॉइंट क्या है सर यहाँ पे,
जो वायर था ना हमारे पास 12A लेंथ का था, जबकि जो ट्रायंगल बना उसकी 3 साइड है, तो ए 3 ही बनी, ठीक है, और स्क्वायर में 4 बनी, तो बाकी लेंथ कहां गई? यानी उस वायर को जब मोड़ा गया होगा 12A लेंथ कंप्लीट करने के लिए उसको बार बार मोड़ा गया होगा। एक बार मोड़ोगे तो 3A, फिर दोबारा मोड़ोगे तो फिर 3A, यानी 6 हो गया, फिर यानी 4 बार करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर इसकी साइड 3 है ना, तो इस पे कितने टर्न्स बनाए गए होंगे, कितनी बार लपेटा गया होगा वायर को? एक बार लपेट दिया, फिर दोबारा, ठीक है, फिर तीसरी बार, ठीक है, फिर नेक्स्ट 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि अगर इसको मैं 3 से डिवाइड करूं, क्योंकि 3 साइड है, तो ये आएगा 4, ठीक है। अगर मैं 3, इसकी 3 साइड्स है 4, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? यहाँ 4 होंगे, यानी 4 बार लपेटा गया होगा। समझ पा रहे होंगे आप? तो यहाँ पे भाई जब M2 निकालोगे ना, तो ये N1 जो है ये 4 होने वाला है, इंटू वाई इंटू √3/4 इंटू A², ये कैंसिल, यानी M2 आपके पास आ गया √3IA²। दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट। और यही इंपॉर्टेंट था इसमें कि यार सर 12A रेडियस को कैसे एडजस्ट किया होगा, जबकि यहाँ पे ए है, तो एक बार टर्न आपने इस पे लपेट दिया, वाउंड किया, ठीक है, फिर दूसरी बार करना पड़ेगा 3A का, फिर 3A का, फिर 3, 4 बार करना पड़ेगा कि नहीं? तो वो 4 टर्न्स बन गए। ये बस ध्यान देना था, इनडायरेक्टली नंबर ऑफ टर्न्स उसने मिसिंग किए यहाँ पे, वो आपको पहचानने के लिए दे दिए कि पहचानो, ठीक है, समझ गया आप लॉजिक? ये बन गया। अब ये तो खत्म ही थी कहानी इसकी, बस हमें ये पहचानना था। अब देखो, जब इसको बेंड करके एक स्क्वायर बनाया गया, तो उसकी साइड ईच A रखनी थी, तो 1 2 3 4 साइड्स 4 टाइम्स हो रही है ये तो, ठीक है, मतलब 12 में से 4 तो आ गया, 4A तो यहाँ यूज हो गया, A + A + A + A, ठीक है। बाकी कहाँ आ गया? तो 4 साइड है ना, 4 से डिवाइड कर दो उसको, तो बनेंगे 3, यानी 3 बार लपेटा गया होगा। एक ये हो गया, दूसरा, ये पहला है, दूसरा, फिर 3, ठीक है, 3 बार, फिर 4, समझिए, सॉरी 3 बार लपेटा गया होगा, ठीक है, 3, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इसके पास है 3। देखो ना, एक बार में 4A आ रहा है, तो दूसरी बार में 8 आएगा, तीसरी बार में 12 नहीं हो जाएगा? तो मतलब सर इसका जब मोमेंट निकालूंगा ना मैं, ये ना M1 है, M1, ठीक है, दिस इज M1, दिस इज M1, ये M2। तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे 3 है, करंट I है, एरिया इसका A² है, तो M2 आपके पास बन गया 3IA²। समझो, दिस इज योर फाइनल आंसर गाइज। इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये होगा। दिस इज ऑसम प्रॉब्लम। बस छोटा सा मेन पॉइंट था जिस पे हमने फोकस करना था, ध्यान देना था, और ये मैं चाहता हूं कि आप पकड़ो पॉइंट को कि क्वेश्चंस में क्या गिवन होता है और वो क्या चाहता है आपसे और किस तरीके से आप डील करके आओगे विद द प्रॉब्लम। देख लो, बेहतरीन है ना, मजा आ रहा है ना, दिमाग के तार खुल रहे हैं ना बॉस। ध्यान से अगर आप सीरियसली बैठे हो, मन बना के बैठे हो इसको देखने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, तो बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके गाइस, जब बात कर लेते हैं यार, इतनी मतलब हमने बड़ा बैटल जीत लिया है। 2 टॉप मोस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिनका लेंथी प्रोसेस था और कॉन्सेप्ट भी ऑसम था, उसको हमने डिस्कस किया यार, ठीक है। पेशेंस चाहिए बॉस इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैठ के घर पे आराम से देखने के लिए, समझ गए? क्योंकि लोग चाहते हैं कि क्विकली हो जाए, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट के थ्रू जब जाना होता है वो फिर उसी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसका और कोई रास्ता नहीं होता बॉस, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट है। देखो, आप ऐसे क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट देख के उड़ा सकते हो। मैंने बोला ना, कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में क्लियर बोला एक सोलेनॉइड है, और जैसे ही सोलेनॉइड की बात करें ना, तुम्हारे दिमाग में तुरंत फॉर्मूला घूमने लगता है। वो क्या है सर? उसने बोला एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है सर। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें? वो दे रखे हैं 100, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है बॉस वो दे रखी है 2.5 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड? याद करो, μ0 Ni, ये होता था ना फॉर्मूला। सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही है बॉस। अब क्या करेंगे सर? देख लो बॉस, μ0 की वैल्यू पटकेंगे। μ0 की वैल्यू क्या होती है सर? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ याद होनी चाहिए बॉस। μ0 की वैल्यू सबको मान के चल रहा हूँ, बिल्कुल याद होगी। सर ये n क्या है? स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल n जो है ये कि टोटल टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टोटल टर्न्स दे रखे हैं 100, लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलो -2 200 आ गए कि नहीं n की वैल्यू? तो यहाँ पटक दो 200 इंटू करंट कितनी है सर? 2.5। क्या आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं कर सकते यार? जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो सेंटर पे 0 पॉइंट समथिंग इसका आंसर क्या दे रखे हैं? आंसर दे रखे हैं 6.28 10⁻⁴ आएगा आंसर। 6.28 10⁻⁴ टेस्ला
आपको पता है यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, वो आप कर ही लोगे यार फटाक से। कैसे सर, 200 का इसमें मल्टीप्लाई करो आ जाएगा, फिर 4 है, फिर पाई की वैल्यू ले लेना 3.14 और सब कुछ सॉल्व होके ये आएगा पक्का। आप देखो यार फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चंस ना डायरेक्ट हो जाते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। यहाँ पे मेन पॉइंट क्या था, टोटल टर्न्स दे रखे थे, हमें चाहिए थे एन, क्योंकि फॉर्मूले में स्मॉल एन होता है, स्मॉल एन होता है टोटल टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, इस पे ध्यान देना था। इसी टाइप का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट ग्राफिकली मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो काफी टाइम आपके एग्जाम में उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा बेसिक सा कंसेप्ट उसको बता देता हूं, तो आपको याद भी रखना और फटाक से आप उड़ा सकते हैं, ठीक है। ओके धुरंधर खिलाड़ी, अब करें नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से कर लेते हैं यार, कम ऑन। देखो क्वेश्चन को पढ़ लो, इस टाइप पे भी रिपीट हो गए क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाए गए हैं, और ये ना कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से करके जाओगे, फटाक से ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है यार, मैंने यहाँ पे लिख दिया, डायग्राम मैंने बना दिया, कोई टेंशन नहीं है। यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड with respect to the distance from the central axis। ओके अच्छा सर क्या है, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, जो कंडक्टर दिया हो सिलेंडर फॉर्म में है, जिसकी रेडियस है r। उसने बोला इसकी ये जो सेंट्रल एक्सिस है, यहाँ से डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है ऑब्वियसली। तो ये बोल रहा है कि हम जब इसके मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की बात करेंगे, इसमें करंट फ्लो कर रही होगी, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, देखो ये इसका सेंटर है, ये वाली एक्सिस सेंट्रल है। तो जब यहाँ पे जाओगे, मान लिया इसके अंदर वाले पॉइंट की बात कर रहे हो, ये वाला पॉइंट है, तो ये कुछ डिस्टेंस होगी d, जो कि रेडियस से कम है, ये इंटरनल पॉइंट है। फिर आप सरफेस पे जाओगे, ये सरफेस वाला पॉइंट है, आप देख लो ये एट सरफेस, ठीक है। तो वेरिएशन कैसे मिलेगा, फिर बाहर भी तो जाओगे, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो d होगी वो ग्रेटर देन r हो जाएगी। भाई रेडियस से ज्यादा हो जाएगी तभी तो बाहर चले गए। बस इसमें ना एक पॉइंट याद रखना प्लीज ध्यान से यार, क्या सर, जब हम इंटरनल पॉइंट की बात करेंगे, किसी भी सिलेंड्रिकल कंडक्टर की बात करें, अगर सिलेंड्रिकल कंडक्टर नहीं बोल रहा है तो बोलेगा थिक केबल बोल देगा या वायर बोल देगा। एक थिक वायर है जो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, उसमें करंट है और उसका मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन बताना है। सो वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ d वर्सेस b। वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को d मानो, r मानो, x मानो, जो भी मानना है मानो, वेरिएबल है, ठीक है। यहां से स्टार्ट होगी 0 से, यहाँ इंटरनल पॉइंट की बात करेंगे जहां पे d r से कम है। तो याद रखना इंटरनल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, जब d रेडियस से कम हो, यानी अंदर का पॉइंट कहीं भी ले लो, अंदर का पॉइंट कहीं भी ले लो, कहीं भी अंदर होना चाहिए इसके, ये हमेशा डिस्टेंस के सिंगल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप याद रखना, जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा निकल के, ठीक है। और जब आउटसाइड पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे आउटसाइड, बस 2 पॉइंट चेक कर लो, आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा सर, आउटसाइड पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगी वो r से ज्यादा है, और यहाँ पे हमेशा फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है d के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाइपरबोला स्ट्रेट लाइन, यानी सेंटर पे 0, तो 0 से स्टार्ट होगा, ध्यान से रखना, यहाँ पे 0, तो 0 से स्टार्ट होगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा, क्योंकि d की पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। फिर यहाँ पे जाके मैक्सिमम होगा, कहाँ पे सर, सरफेस पर, यहाँ पे सरफेस पे, एट सरफेस, जब d बढ़ के r के इक्वल हो जाएगी मैक्सिमम, उसके बाद हाइपरबोलिकली डिक्रीज करेगा, ये आप ध्यान सकते हैं, दिस इज योर रिक्वायर्ड। और यहाँ पे जो भी फील्ड आ रहा है वो मैक्सिमम होगा जो भी होगा, ठीक है। बट आपने तो ग्राफ ड्रॉ करना है, यू जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट, इंटरनल पॉइंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, अब बाहर जो होगा इनवर्सली होगा, ये आप याद रखेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप बना सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं। ओके सो यार याद रखना है, कंसेप्ट याद रखना है, ग्राफ बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसका आप देखेंगे बेहतरीन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके यार अब 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन हम इजीली कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से सीख रहे हैं, कंसेप्ट सीख रहे हैं, और आपको धीरे धीरे ये भी पता चल रहा है कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, इस चैप्टर से किस टाइप के, किस कैटेगरी क्वेश्चन आ सकते हैं, उनका लेवल क्या हो सकता है। इजी तो आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएगा उसको आप इजी बोलोगे, अदरवाइज कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, समझ गए। तो एवरेज और मॉडरेट लेवल तक आप इसको जा सकते हो, और उसी हिसाब से माइंड मेकअप करके आपने प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इससे भी आइडिया लगेगा आपको। वैसे अगर इसकी शकल आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन को आप पढ़ लो, इसके सेंटर पे एक वायर को ना बैंड करके लपेट के किसी भी शेप में कन्वर्ट करके रखा गया है, इस तरीके से कुछ, यहाँ से एक वायर जा रहा है, फिर ऐसे सर्कुलर है, फिर इधर को जा रहा है, स्ट्रेट है, मतलब ये वाली फॉर्म यहाँ से आते कि स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, और ये सर्कुलर, सेमी सर्कुलर एक्चुअली। तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत प्रैक्टिस आपने किए होंगे, आपको ध्यान आ गया होगा, इस क्वेश्चन के तुरंत रिवाइज कर लेते हैं, कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन गलत ना हो हमारा, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। अब यार उसने बोला क्या, देखो ओके सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ पॉइंट कहाँ पे है सर, ये रहा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे सर, वेक्टर फॉर्म में। ऑप्शंस देख के पता चला, जैसे ऑप्शन है वैसे हम काम करेंगे यार, हम अलग से थोड़ा ही चलेंगे, टेंशन थोड़ा ही है, ठीक है। तो जैसे वो बोलेगा वैसे कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे यार, देखो
अब वन बाय वन चलो, देखो बढ़िया तरीका क्या होता है, आपने बहुत प्रैक्टिस करी होगी इनकी, पहले देख लो आप, थोड़ा 3D में इमेजिन किया करो इन चीज़ों को। ये जो तो वायर है ना, ये इधर से गया, फिर ऐसे ये तो दिख रहा है सेमी सर्कुलर, ये इस एक्सिस के लोग हैं, इसको किस प्लेन में रखा गया, देखो वाई जेड, यहाँ लिखा है वाई, यहाँ इस पे ध्यान देना वरना बहुत ब्लंडर होगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाई है, ये जेड है। यार सर यहाँ तो एक्स लेते थे, उसकी मर्जी है भाई, यहाँ वाई एक्सिस ले ली, यहाँ पे जेड ले ली, तो ये क्या हुई, ये इन द प्लेन और आउटसाइड द प्लेन ये एक्स हुई। तो याद रखना इस बार ये वाली एक्सिस एक्स होगी और अंदर भी एक्स होगी। तो ये जो दो वायर रखे गए हैं ना, मतलब ये वाले देख लो, ये वाले जो है ये एक एक्सिस किसके लोग रखे गए हैं ना, इसके जस्ट अपोजिट रखे गए हैं, ठीक है। तो ये दो वायर है ना, एक ये वाला, ये कैसे होंगे, ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, समथिंग लाइक दैट। तो ये दो वायर इस तरीके से हैं, ठीक है, और फिर ये वायर ऐसे जाके, ये ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, समझ गए होंगे आप लॉजिक क्या है, ठीक है। तो यार सर इसमें करंट ना ऐसे जा रही है, बिल्कुल। जब ये वायर ऐसे होगा, ध्यान से देखो आप, इधर से करंट जा रही है, इसमें इधर से इस साइड से करंट जा रही होगी और ये यहाँ खत्म हो जाता है। इसका स्ट्रेट नेचर देखो, इसको वायर 1 मानो, फिर यहाँ से दूसरा वायर स्ट्रेट हो जाता है जिसका नेचर अलग है, इसको वायर 2 मानो क्योंकि ये सर्कुलर है। फिर ये वायर अपना नेचर चेंज करके स्ट्रेट हो जाता है, इसको 3 मान लो। तरीका बता रहा हूँ कि करोगे कैसे इजीली। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा तीनों की वजह से आएगा, पहले वायर की वजह से, फिर दूसरे की वजह से, फिर तीसरे की, है ना। वेक्टर सम ले लो सबका, 3 ही है तो 3 ही लिए, 4 होते तो 4 तक ऐड कर देते। वेक्टर सम लेना है, डायरेक्शन बतानी जरूरी है, डायरेक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, पहले वाले वायर की वजह से नेचर देख लो कैसा है, कहां से आ रहा होगा हमें नहीं पता, बहुत लॉन्ग वायर है, इन्फिनिटी से आ रहा होगा। ये कहां को जा रहा होगा, इन्फिनिटी को जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन कहीं से भी आया, एंड कहाँ हुआ, इसका नेचर स्ट्रेट यहाँ पे, मतलब, और इसी के जस्ट पास ओ पॉइंट है, यानी ये पता कौन सा केस है, ड्यू टू ए लॉन्ग वायर, ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, अब उसके एक एंड के जस्ट फ्रंट पे परपेंडिकुलरली, जस्ट फ्रंट पे किसी डिस्टेंस अवे कोई पॉइंट और वहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़े लॉन्ग वायर की वजह से, इन फ्रंट ऑफ द एंड ऑफ द वायर। तो ये फॉर्मूला हमेशा होता था एंड के लिए, स्ट्रेट वायर का, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी, डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एंड टू द पॉइंट। ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे इसके लिए, ठीक है। मैं जस्ट याद दे रहा हूँ, आपने थ्योरी में कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, ठीक है। इसके लिए भी यही होगा, इसके लिए भी यही होगा, क्योंकि देखो इसका एंड बिल्कुल इसके सेंटर के बिल्कुल पास है, और इसको ऐसे इमेजिन मत करो, इसको ऐसे देखो, ये ऐसे है 3D में ऐसे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है, ये वाली देखो परपेंडिकुलर, ये वाली डिस्टेंस होगी ओ से, ये वाला केस नहीं बन गया ये तो सेमी सर्कुलर है सर। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, याद करो, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर इंटू थीटा, द एंगल मेड बाय दिस वायर एट सेंटर। इसका एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, तो सेंटर पे पाई एंगल बना रहा होगा, तो इसकी जगह लिखेंगे पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो सेकंड वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऑटोमेटिकली म्यू नॉट आई ओवर 4 आर आएगा। ये क्लियर है, ये याद भी होता है सबको, आपको भी याद होना चाहिए, आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। हो गया, बस कहानी खत्म है। अब क्या करना, ये एंड वाला केस, ये एंड वाला केस, ये अब इनकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। देखो सर्कुलर वाले में करंट जा रही है ऐसे, अगर ये कंप्लीट सर्कल होता है ऐसे, यानी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज यानी अंदर को जाएगी डायरेक्शन, अंदर को। क्लॉकवाइज के लिए हमेशा इनसाइड, इनसाइड कौन सी डायरेक्शन देख लो, यहाँ वाई, यहाँ जेड, तो एक्स इनसाइड है, तो इसका जो फील्ड आएगा ना इस वाले का B2 का, वो आएगा माइनस आई कैप पे, क्लियर है, क्योंकि ये y है, ये z है, तो बची x, और अंदर को x एक्सिस का नेगेटिव होगा तो माइनस आई कैप, समझ रहे होंगे ना बॉस, ठीक है। अब ये वाला वायर क्या होगा सर, देखो इसमें करंट जा रही है ऐसे, मतलब अंदर को ऐसे जा रही है करंट, करंट के डायरेक्शन में थंब रखो और पॉइंट इधर, फिंगर इधर, फिंगर रखो पॉइंट की तरफ जिधर पॉइंट है, करंट पाम नीचे को है, तो नीचे को होगी इसकी डायरेक्शन फील्ड की, नीचे को, और नीचे कौन सी एक्सिस है, ये जेड के अपोजिट, यानी इसका जो फील्ड आएगा जब लिखोगे यहाँ पे म्यू नॉट, यहाँ से लिखो आई ओवर 4 पाई डी, डी क्या है डिस्टेंस, इसके एंड से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, रेडियस, तो आर लिख लो, और डिस्टेंस नीचे आ रही है यानी जेड के अपोजिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस के कैप, जेड के अपोजिट। अगर उधर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो डाउनवर्ड माइनस जेड के कैप होगा ना, सिंपल। अच्छा सर थर्ड वाले वायर की क्या होगी, देखो थर्ड वाले वायर में ना करंट बाहर को आ रही है, करंट बाहर को, थंब इधर रखो, पॉइंट इधर है, फिंगर को इधर रखो, पाम नीचे, नीचे, इसकी भी नीचे ही आ गई, यानी ये और ये सेम है, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, इस दोनों का सेम है तो सेम मल्टीप्लाई कर दो। अब बचा B2, ये आप पहले निकाल चुके हो, देखो प्लस म्यू नॉट आई ओवर 4 आर इंटू माइनस आई कैप। अगर आप ध्यान से देखो ये तो है इन दोनों स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला,
प्लस में ये है सर्कुलर वाले का, तो इसमें म्यू नॉट आई 4 पाई आर है, यहाँ पे म्यू नॉट आई 4 आर है केवल। तो आप देख सकते हो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, ठीक है। तो कॉमन कैसे निकालेंगे, देखो म्यू नॉट आप देख सकते हो यार, तो म्यू नॉट आई ओवर 4 आर कॉमन ले लो, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस भी बाहर आएगा, और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 2k कैप बाय नीचे पाई बचेगा क्योंकि पाई कॉमन नहीं लिया है, प्लस यहाँ पे म्यू नॉट आई 4 आर पूरा कॉमन आ गया है, आई कैप बचेगा केवल क्योंकि माइनस भी बाहर आ गया है, तो आई कैप बचेगा। चेक करो क्या ये आपके पास ऑप्शन है, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो थोड़ा सा और चेंज कर लेंगे। और पाई वाला तो डिनोमीटर में पाई वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो पता क्या करना है, ये पाई को एलसीएम ले लो यहाँ से कॉमन लेके, तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा बाहर आ जाएगा, तो आप लिखोगे माइनस म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर, पाई बाहर ले लो तो अंदर बचेगा 2k कैप और यहाँ बचेगा प्लस पाई आई कैप, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से मतलब वहां एडजस्टमेंट करना है, क्वेश्चन तो पहले ही हो चुका है हमारा, कंसेप्ट तो पहले ही क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, जब बात करते हैं यार नेक्स्ट प्रॉब्लम की, और नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे ली है गैल्वेनोमीटर वाले कॉन्सेप्ट से, जिसका यूज करके हम एमीटर बनाते हैं, वोल्टमीटर बनाते हैं, और आपको पता है बहुत बेहतरीन कंसेप्ट माना जाता है और डेफिनेटली 100% चांस होती है उस पर क्वेश्चन आने के। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, देख लो आप ध्यान से इसको, और 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, आप इसको पढ़ लो, रीड कर लो, और फिर इमेजिन करते हैं कि किस तरीके से हम इसको उड़ा सकते हैं इजीली। कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए हमारा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू ही ट्राई करूंगा आपको सिखाने का, ठीक है। तो यार क्वेश्चन में देखो क्लियरली बोला गया कि जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे अगर आप पढ़ पा रहे होंगे, उसको देख पा रहे होंगे, तो उसमें बोला है कि इन एन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट passes through the galvanometer, यानी 0.2% ऑफ मेन करंट गैल्वेनोमीटर में एंटर कर रही है। अच्छा सर, मतलब कैसे दिखेगा ये, देखो याद करो कुछ इस तरीके का, जब हम गैल्वेनोमीटर यूज करते थे, लेट्स ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस है G, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस यूज करते थे जब भी एमीटर बनाना हो, ठीक है, और इसको बोलते थे शंट, और शंट का रेजिस्टेंस है S, ठीक है। तो यहां से मेन करंट आ रही होगी इधर से, और उसने बोला कि मेन करंट जो है, जो गैल्वेनोमीटर में करंट जा रही है गैल्वेनोमीटर में, उसको लिखते हैं IG, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। IG का नाम होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, है ना। IG में जो करंट जा रही है, क्वेश्चन में बोला है वो मेन करंट की 0.2% है, किसकी, मेन करंट की, जिसकी उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्वेश्चन गिवन है, ऐसे आपको रेडी करना आना चाहिए। तो बताओ कि इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर मैं एक शंट कर दूं रेजिस्टेंस, तो ये जो बन गया है ये एमीटर बन गया है, तो बताओ इसका टोटल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा। बेसिकली गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम एमीटर बनाते हैं बाय कनेक्टिंग और रेजिस्टेंस इन पैरेलल, है ना, पैरेलल। ओके, सो आपसे पूछा गया है कि एमीटर का रेजिस्टेंस बताओ। एमीटर का रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ यार, एमीटर को बनाने के लिए मैंने शंट यूज किया और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस यूज किया, तो भाई ये दोनों पैरेलल में है, तो मतलब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकालना है। एमीटर का रेजिस्टेंस का मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट, तो S और G पैरेलल में, यानी S इंटू G ओवर S प्लस G, ये रहा फॉर्मूला। अब G के टर्म्स में आंसर है, अगर देखा जाए ऑप्शंस में, तो S निकालना पड़ेगा। S कहां से निकालेंगे, ध्यान रखना, यहां से करंट जब जाएगी, तो चूंकि पैरेलल है, कुछ करंट इधर जाएगी, इसमें जो करंट जाएगी वो इसी के नाम से शंट में जो करंट जा रही है IS मैंने लिख दिया है। तो याद रखना, जब भी इस रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी ना, दिस इज दैट रेजिस्टेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ओके, यही तो वो रेजिस्टेंस है जो हमें रिक्वायर्ड होता है। तो कैसे निकालेंगे सर, S का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हैं, IG इंटू G ओवर I माइनस IG, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट से यहाँ से निकल जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। S भी पूछा तो यहीं से डायरेक्ट आ जाएगा, और S की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में डाटा गिवन है, देख लो, IG की वैल्यू दे रखी है इतनी, ठीक है ना, और हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, IG इक्वल टू 0.2% है ये, तो 0.2% का मतलब बाई 100 इंटू आई, तो आप ना I कैलकुलेट कर लो ना यार यहाँ से, तो कितना आएगा, देखो पॉइंट हटाओ, इस ये पॉइंट हटाओ यहाँ से, तो इस पॉइंट का एक 10 नीचे जाएगा तो 1000 हो जाएगा ना, और इंटू आई, इससे कैंसिल 500 हो जाएगा, तो I 500 इंटू दिस, यानी 500 इंटू IG, आई की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। और वो I की वैल्यू यहाँ पटक दो, आपका S आ जाएगा, तो S कितना आएगा सर, IG इंटू G ओवर दिस इज 500 IG माइनस IG कॉमन आके कैंसिल, G यहाँ पे बचा, यहाँ बचेगा 500 माइनस 1 यानी 499, ये तो ना शंट की वैल्यू आई है,
द रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, उसकी वैल्यू आई है, दिस इज योर शंट. ओके, so let's say you have to put this value here because of we have to calculate the total resistance of ammeter. So by using this formula you can solve the problem. So what is that? R A is equal to S की वैल्यू आ गई है G by 499 एंड यू नो एक G और पहले से ही है, डिवाइड में G by 499 प्लस दिस वन G, एक G को बना के कैंसिल तो यार कर लो. ठीक है, यहाँ पे बचेगा G by 499 ओवर यहाँ पे 1 by 499 है, देखो 1 by 499 प्लस 1, एलसीएम लोगे ना इसका तो ये आएगा G by 499 ओवर, इसका एलसीएम लो 499 प्लस 1 500 by 499, यार उड़ा डालो. तो फाइनली जो आर ए आ रहा है ना आपके पास, आर ए जो बचा है यहाँ पे, ये बचा है 500. यू कैन सी ये कैंसिल हो गया तो G by 500, सॉरी दिस इज G by 500. दिस इज योर रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इन दिस सिचुएशन. मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लो क्या दे रखी है. दूसरा एस कैसे निकालना है, इस फॉर्मूले को याद रख लेना, IG इंटू जी ओवर I माइनस IG. दिस इज कॉल्ड एज मेन करंट, दिस इज कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर करंट या फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, एंड कैपिटल G इज फॉर द रेजिस्टेंस फॉर गैल्वेनोमीटर. सिंपल, एस इज द शंट. क्लियर है. तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. आप ध्यान से देख लो, बढ़िया तरीके से यू कैन सॉल्व. एक क्वेश्चन में और यहाँ पे यूज करूंगा क्योंकि यार गैल्वेनोमीटर का यूज करके हम वोल्टमीटर भी बना सकते हैं ना, एमीटर तो हमने बना लिया, वोल्टमीटर भी बना सकते हैं. ओके यार, ये जो क्वेश्चन मैंने लिया ना ये भी बहुत बेहतरीन होने वाला है आपके यू नो लिए. बहुत ही जरूरी है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, पढ़ के इसको समझ में आना चाहिए, उसमें जो डेटा गिवन है उसको लिख लेना है बॉस, लिख लेना है, तभी तो हम कॉन्सेप्ट यूज करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना बॉस. ठीक है, लेट्स सी. तो यार क्वेश्चन को देख लो, आप पढ़ लेते हैं, पढ़ने में टाइम ले लो चलेगा बॉस, क्योंकि आप सीख रहे होगे. जब आपको हैबिट बन जाएगी ना फिर फटाफट रीड करके डेटा वहां से कलेक्ट करके फटाक से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है. क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है उस पर ध्यान देते हैं. क्वेश्चन में बोला है गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है आपको 50 ओम, और नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं टोटल, ये n मैंने मान लिया है, नंबर ऑफ टोटल डिविजन्स 25 है, और जिस रेंज का वो वोल्टमीटर है उसका वोल्टेज दे रखा है 25 वोल्ट. टोटल रेंज उसकी इतना मैक्सिमम वोल्टेज उसका होगा 25 वोल्ट. तो पता आपसे क्या पूछ रहा है कि गैल्वेनोमीटर के साथ कितना रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दूं R कि ये वोल्टमीटर बन जाए इतनी रेंज का 25 वोल्ट का. सो वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर. दिस इज द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर. मतलब इसका यूज करके आप वोल्टमीटर बनाओगे. ठीक है, वोल्टमीटर बनाओगे तो ये रेजिस्टेंस कितना होगा ये कैलकुलेट करना है. तो सबसे इंपॉर्टेंट है आर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो. चलो देखते हैं. जब भी देखो आप ध्यान से देखो, जब इसमें मैं कहीं से भी वोल्टेज दूंगा तो इसमें जो करंट जाएगी वो दोनों में सेम करंट होगी, यानी IG इसमें भी जाएगी, IG ही इसमें भी जाएगी. तो ये दोनों सीरीज में है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VG होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR होगा. इसके नाम से मैंने ले लिया, और इन पे जो अप्लाइड रेंज है वोल्टमीटर की वो V है. ठीक है, रेंज जो है वोल्टमीटर की वो कितनी है V. तो देखो V ड्रॉप हो रहा है G के अक्रॉस, इसके सीरीज में यही होता था, नेट वोल्टेज है V, कुछ उसमें से ड्रॉप हो गया VG के अक्रॉस, कुछ हो गया R के अक्रॉस. ये दे रखा है आपको. ठीक है, अब इसको लिखोगे कैसे, VG को कैसे लिखोगे, देखो V इक्वल टू IR, तो IG इसमें करंट जा रही है, R इसका G है, तो लिखोगे IG इंटू G प्लस इसको कैसे लिखोगे, ये IG इसमें भी तो जा रही है तो IG इंटू R. आपको ना R चाहिए, आप यहाँ से R कैलकुलेट कर लो. पहले मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ आपके लिए, फिर तो उड़ाई देंगे हम. ठीक है, तो फिर क्या करेंगे सर, देखो V माइनस IG इंटू G इक्वल टू IG इंटू R. ये R निकाल लो यहाँ से, तो R कितना आएगा, देखो IG से नीचे डिवाइड करो तो ये बचेगा V बाई IG माइनस ये IG कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल G. चेक कर लो, दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन. अगर याद रख सकते हो ये पूरी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी आपकी, अगर आप याद रख सकते हो तो. ये वाला जब भी कभी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना हो तो दिस इज द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस एक्चुअली, यू नो वी हैव टू कनेक्ट दिस रेजिस्टेंस इन सीरीज विद दिस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस. ओके, सो दिस इज योर वोल्टमीटर रेंज एंड दिस इज व्हाट, दिस इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल यू नो ओके डिफ्लेक्शन करंट. दिस इज योर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट गाइज. एंड ये तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है. तो सर क्या क्या गिवन है हमें, देखो G गिवन है, बिल्कुल है, क्वेश्चन में दे रखा है बिल्कुल, ये रहा 50 ओम, और क्या है वोल्टेज भी दे रखा है, इतनी रेंज क्या 25. IG नहीं पता है, उसके लिए क्वेश्चन पढ़ो बेहतरीन तरीके से, इसलिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको यूज करना आना चाहिए. दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया क्लियरली कि अ करंट ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर, एक करंट दे रखी है हमें 4 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर. ये करंट गिवन है, पर ये
क्या ये आईजी है? नहीं, समझो पहले। उसने बोला करंट ऑफ 4 × 10⁻⁴ एम्पियर ओके गिव्स अ डिफ्लेक्शन ऑफ 1 पर डिवीजन, यानी ये पर डिवीजन करंट है, पर डिवीजन की करंट है, एक डिवीजन की करंट इतनी है। तो हमें पता है जो आईजी होती है वो फुल डिफ्लेक्शन करंट होती है टोटल डिविजन्स के लिए। यानी आईजी को जब आप लिखोगे तो आई लो, क्योंकि ये एक डिवीजन की करंट है, इनटू टोटल डिवीजन कितने हैं 25, उससे मल्टीप्लाई कर दो। बस इतना याद रख लेना, मजा आ जाएगा, फोड़ के आ जाओगे क्वेश्चन। सुनो फिर से, पर डिवीजन की करंट है, एक डिवीजन में इतनी है, तो टोटल डिफ्लेक्शन करंट कितनी होगी? आईजी निकालने के लिए जो टोटल डिफ्लेक्शन दे रखे हैं आपको, डिविजन्स दे रखे हैं आपको 25, उनको पर डिवीजन वाली करंट में मल्टीप्लाई कर दो। यानी 4 × 10⁻⁴ × 25, तो ये हो गया 100 × 10⁻⁴, यानी 10⁻² लिख सकते हो ना। तो आईजी आपके पास इतनी एम्पियर आ गई, ठीक है, आईजी इतनी आ गई। तो आईजी सब कुछ पता है, यहां पे पुटअप कर दो, यू विल गेट द फाइनल आंसर। व्हाट इज दैट सर? देखो R = आया, V कितना है 25, दिस इज 25, वेयर दिस इज आईजी कितना आया सर 10⁻² माइनस G कितना है सर 50। ये 100 है ना, ये ऊपर जाएगा ना -2 ऊपर जाके 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2500 - 50, और मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है 2450 ओम, क्योंकि 2550 यही तो आएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस। इतना रेजिस्टेंस अगर गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा बॉस, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। देखो मेन पॉइंट ये था, इसका फॉर्मूला था, ये आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मैग्नेटिज्म एंड मैटर के यूज करने वाला हूँ, एक दो क्वेश्चन उसका भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपको उसका थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए बढ़िया तरीके से कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ओके यार। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और उसकी भी प्रैक्टिस करके जाएंगे बढ़िया तरीके से, तो यार हमें आइडिया लग जाएंगे कि हर टाइप का क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आ सकता हूँ अगर बढ़िया से इनकी प्रैक्टिस करके जा रहा हूँ। अच्छे से वीडियो देख के प्रैक्टिस करके नोट्स बना के जाएंगे तो मजा आने वाला है यार, आपका कॉन्फिडेंस और आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व होने वाले, ओके। सो क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन को पढ़ लिया जाता है, मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन को पहले शिद्दत के साथ पहचान करो उसकी क्या गिवन है, क्या सिचुएशन वहां पे वो क्रिएट कर रहा है। क्वेश्चन में जैसे कि बोला है मैग्नेटिक निडल है और उसको इनिशियली सस्पेंड किया गया है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, समझना पैरेलल, मेन पॉइंट इज व्हाट मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, पैरेलल टू मैग्नेटिक, ठीक है, फील्ड। अगर वो बोले पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसे ही पैरेलल बोले मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो जो मैग्नेट होगी उसका इनिशियल एंगल होगा, उसका जो डायपोल मोमेंट होता है उसका इनिशियल एंगल 0 ही होगा। ये तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि पहचानोगे कैसे, पैरेलल से पहचान लेंगे। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, सर सिचुएशन कैसे हो सकती है, देखो लेट्स सी मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना रखा है गाइस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर को ऐसे जा रहा है, समझ गए आप। सो एंगल जो हम यहाँ पे देखेंगे वो देखेंगे m के बीच में, ठीक है, m वेक्टर यानी डायपोल मोमेंट और फील्ड वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में एंगल देखते हैं। तो बोल रहा है कि एक निडल है मैग्नेटिक और इनके बीच में उसको फ्रीली सस्पेंड किया गया है, ठीक है, ये उसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। अगर फील्ड ऊपर को जा रहा है ना, तो आपको पता है उसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ जाता है ऐसे, तो उसका डायपोल मोमेंट भी इधर ही है, ठीक है, ऊपर कोई है। तो जब ये दोनों पैरेलल हो ना, ये दोनों पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड और ये, तो इनिशियल एंगल है उनका 0 डिग्री, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ऐसे समझ जाओगे तो मजा ही नहीं आ जाएगा। फिर वो बोल रहा है कि पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स √3 जूल वर्क, यानी यहाँ पे वर्क डन किया जा रहा है √3 जूल टू टर्न दिस निडल बाय 60 डिग्री, मतलब इसको इस सिचुएशन से 60 डिग्री हम रोटेट कर देंगे, मतलब 60 डिग्री से रोटेट कर दिया सर, रोटेट मतलब आफ्टर रोटेशन जो एंगल मिलता है उसको मानेंगे θ2। 60 डिग्री से रोटेट किया, और जब हमने 60 डिग्री उसको रोटेट किया तो इतना वर्क डन करना पड़ता है। याद करो जब भी किसी डायपोल को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते थे तो उसको वर्क डन रोटेट कराने के लिए वर्क डन का एक्सप्रेशन होता था -mb इंटू कॉस θ2, यानी फाइनल एंगल रोटेशन करने के बाद कॉस θ1 रोटेशन करने से, यानी इनिशियल एंगल θ1। ये माइनस अगर मैं यूज कर रहा हूं तो पहले θ2 लूंगा फिर θ1, अगर माइनस की जगह पे प्लस यूज करूंगा यहाँ θ1 आएगा यहाँ θ2, क्योंकि समझ जाओगे ना आप, ठीक है। और ये वर्क डन आपको दे रखा है, तो पता है इसको रोटेट कराने के लिए कितना टॉर्क यूज किया और टॉर्क निकालना है हमने। बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो करेंगे क्या, तो टॉर्क होता है देखो MB साइन ऑफ थीटा, और कितने से रोटेट करा है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 आ जाएगा,
तो ये आ गया एम बी साइन ऑफ 60 तो आपको सपनों में आता है √3/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा इंटू एम बी। तो टॉर्क यहां से आ गया। अगर आपको एम बी की वैल्यू पता चल जाए, और बॉस एमबी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वर्क डन दे रखा है, और वर्क डन का फॉर्मूला सपनों में आता है आपको। ये देखो वर्क डन दे रखा है √3 माइनस एम बी इंटू कॉज ऑफ θ2, मतलब आफ्टर रोटेशन एंगल 60 यानी θ2 माइनस इनिशियल एंगल जब पैरेलल था तो 0। सॉल्व कर लो यार, एम बी यहीं से नहीं आ जाएगा। देखो यह आएगा माइनस एम बी एंड कॉस 60 1/2, दिस इज कॉस 0 1, ये माइनस 1/2 से प्लस हो जाएगा। देखो ना यहाँ हाफ माइनस बचेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो एम बी बाई 2 इधर लेके जाओ, तो एम बी की वैल्यू आ गई 2√3। कम ऑन गाइस 2√3। ये एम बी की वैल्यू उठा के यहाँ पे पटक दो ना, टॉर्क आ गया। देखो आपका टॉर्क कितना आया सर, √3/2 इंटू 2√3, ये हो गया कैंसिल, टॉर्क आ गया √3 इंटू √3 दैट इज 3। ये है आपका टॉर्क। यू कैन राइट न्यूटन मीटर या यूनिट इसकी, या क्या लिख सकते हो, जूल भी तो लिख सकते हो। जूल अगर ऑप्शन में जैसे जूल दे रखा है ना, तो एक ही बात है ना भाई, जूल भी होगी, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, जूल भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ये इतना आपके पास आंसर बन गया है एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बस आपने पहचानना है जब भी डायपोल वाला इस टाइप का क्वेश्चन बने, कि एंगल क्या दे रखे हैं, फॉर्मूलाज क्या है, फॉर्मूला डिपेंडेंट है टोटल, थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको कंसेप्ट की होनी चाहिए, ठीक है। ओके यार, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आज की टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का आपका लास्ट का क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यार क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद होगा तो करके आ जाओगे, नहीं होगा तो तुम्हारे लिए टिपिकल होने वाला है, सबके लिए टिपिकल हो जाएगा, सबके लिए टिपिकल हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं होगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यार पता है क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो मैग्नेटिक मटेरियल वाली प्रॉपर्टीज है सारी, उसने बोला ये क्या है, ये जो सिंबल मैंने बनाया है, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, इसको हम क्या बनाते थे, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, और इसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं, साई चाई पाई चाई कुछ समथिंग समथिंग नाम है इसका, ठीक है। तो यार आप देख लेना, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जब भी गिवन होगी 599 दे रखी है आपको, और ये तो आपको पता ही है मैग्नेटिक परमेबिलिटी फ्री स्पेस की, ये तो हमें पता भी होती है, गिवन भी है क्वेश्चन में। एक चीज और गिवन है क्वेश्चन में, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है 1200 एम्पियर पर मीटर, 1200 एम्पियर पर मीटर। हमसे पूछा गया है परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, यानी म्यू पूछा गया है मीडियम का, मटेरियल की परमेबिलिटी। समझना आप क्या करेंगे, जब भी कभी मीडियम का म्यू पूछे तो भाई याद रखना डायरेक्ट फॉर्मूला आप सबको बताऊंगा, मीडियम की परमेबिलिटी हमेशा होती है द प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी इनटू म्यू नॉट, मतलब फ्री स्पेस की परमेबिलिटी। ये रहा फॉर्मूला, उड़ा डालो, ये दे रखा है, ये पता नहीं है, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है। हाँ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है लेकिन उसकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यार सर म्यू आर कैसे निकाले, याद करो, बेहतरीन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले पे। आपको अगर ध्यान हो, म्यू आर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस साई मींस मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी प्लस 1, ये म्यू आर होता है। यहां से आप निकाल सकते हो, ये पूछा भी जा सकता है, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसका यूज करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो म्यू आर यहां से क्या आएगा सर, 1 प्लस 599 दैट इज 600, दिस इज योर म्यू आर एंड यू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। देखो इंपॉर्टेंट हो गया ना, ये फॉर्मूला पता चल गया, ये फॉर्मूला पता चल गया, अगर फर्दर इस पे क्वेश्चन आएंगे तो वो भी पता चल गया है ना, अच्छी बात है। तो यहाँ पे पटक दो 600 इंटू व्हाट इज दिस 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, अब मल्टीप्लाई करना है, दिस इज 600 एक्चुअली, सो जस्ट मल्टीप्लाई 6/4 दैट इज 24 एंड ये जो 2 है इससे ये माइनस कम हो जाएगा, तो ये 4 पाई बचेगा इंटू 10⁻⁵ बचेगा, क्योंकि ये पे 100 है ना, और ये देखो 5 बचेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो 2.4 इंटू पाई इंटू 10⁻⁴ बचेगा, और ये आ गई म्यू एम। दिस इज योर फाइनल आंसर, यू चेक आउट योर ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपको यूनिट दे रखी होगी, यूनिट है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कम ऑन गाइस, यूनिट क्या होती है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व, यार टोटली फॉर्मूला बेस्ड है ना यार, समझ में आ रहे होंगे हम what I want to say to you, ये फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, सो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूला याद करके जाएंगे बढ़िया तरीके से। ओके गाइस, तो ये थे आपके क्वेश्चंस और टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की डिस्कशन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाना, नोट्स बनाना बढ़िया तरीके से, क्या आपने सीखा और किस पे फर्दर क्वेश्चन आ सकता है और किस तरीके से आप क्रैक करके आ सकते हैं, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।